गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहली क्लास में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले तक कर चुके थे और आज हम इससे आगे का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। इससे आगे बच्चों हमारा पहला आर्टिकल है मोबिलिटी, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं। और मोबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, ज़रा इसको एक बार समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों ये आप सीख चुके हैं कि जब भी हम किसी कंडक्टर पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मान लीजिए आपने कंडक्टर पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, तो कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर एक फोर्स लगता है और वो फोर्स उन इलेक्ट्रॉन्स को वीडी वेलोसिटी से चला देता है, जो कि एवरेज वेलोसिटी होती है। तो इस फैक्ट को देखकर हमें ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हम लगाएंगे, तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होती है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि दोनों के दोनों वेक्टर है, ये भी वी डी है और ये भी वी डी है। अब आप इसको, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, अब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि वी डी इज इक्वल टू, यहाँ एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा म्यू और इनटू कैपिटल ई। तो वेयर बच्चों ये जो आपका म्यू होता है, इस कांस्टेंट की वैल्यू आपकी आ गई वी डी डिवाइडेड बाई ई। और अगर हम इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में देखते हैं तो इसको ऐसा लिखते हैं बच्चों, कभी कभी म्यू इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी डी, क्योंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर जो ये म्यू होता है, म्यू जो कांस्टेंट है, म्यू इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ मेटालिक और एलॉयज, यानी मेटालिक कंडक्टर्स। अगर कंडक्टर मेटालिक नहीं है तो उसमें मोबिलिटी आयंस की भी हो सकती है। तो यहाँ कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी आयंस के कारण फ्लो नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो होती है। तो दैट्स वाई द मोबिलिटी म्यू इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब बच्चों मोबिलिटी की यूनिट अगर आप याद करेंगे तो मोबिलिटी की यूनिट क्या होती है, देखो बड़ा सिंपल है। वी डी की यूनिट आप लिख दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आप लिख दीजिए, और जब आप ये दोनों यूनिट्स लिख देते हैं और थोड़ा भी इसको सोल्व करते हैं तो इसकी यूनिट हो जाती है मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इनटू सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट है, मोबिलिटी की यूनिट बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। नाउ स्टूडेंट्स वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर वी डी इज इक्वल टू ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम होता है। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आप यहाँ पर रिप्लेस कीजिए, तो देन म्यू इज इक्वल टू ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम, और नीचे आपका ये वाला ई से यहाँ ई कैंसिल हो गया, तो देन म्यू इज इक्वल टू स्मॉल ई टाउ अपॉन एम। अब देखो ई और एम तो कांस्टेंट होते हैं, तो हम कहते हैं कि जो मोबिलिटी होती है, मोबिलिटी डिपेंड्स ऑन टाउ। नेक्स्ट आर्टिकल है बच्चों रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसके लिए हम एक कंडक्टर इमेजिन कर लेते हैं। जैसा कि आप कंडक्टर मान लेते हैं और इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कैपिटल ए है, और यहाँ एक नया पैरामीटर हमने माना है एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्मॉल एन होते हैं। अब बच्चों अब हम इसमें दो क्रॉस सेक्शन एरिया इमेजिन करते हैं कंडक्टर के। मान लीजिए एक क्रॉस सेक्शन एरिया तो ये यहाँ पर है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो सारे इलेक्ट्रॉन्स वी डी वेलोसिटी से इस तरीके से चल रहे हैं। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगा रखा है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है बच्चों वो वी डी है। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद वेलोसिटी वी डी हो जाती है। और आपको ये भी पता है कि जो वेलोसिटी होता है वो 1 सेकंड में कवर होने वाला डिस्टेंस होता है, या 1 सेकंड में कवर होने वाला डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शन एरिया पर है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स
1 सेकंड के बाद वीडी डिस्टेंस कवर करने के बाद, आप समझ लेना ये 1 सेकंड की डिस्टेंस है, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक पहुँच जाते हैं। यानी कि ये पूरा का पूरा जो क्रॉस सेक्शन एरिया है स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेकंड के बाद यहाँ तक पहुँच जाता है। तो 1 सेकंड में इन सब इलेक्ट्रॉन्स ने कितना वॉल्यूम कवर किया, जैसे ये वाला वॉल्यूम इन सब इलेक्ट्रॉन्स ने कवर किया है, आप देख रहे हैं ये वॉल्यूम इन्होंने कवर किया है। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं तो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन की जगह ले लेते हैं। तो यहाँ हम एक छोटी छोटी चीज़ों को निकालेंगे बच्चों। एक तो हम निकालते हैं वॉल्यूम कवर पर सेकेंड, यानी कि वॉल्यूम कितना पर सेकेंड चार्ज के द्वारा कवर हो रहा है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो ए है और इसकी 1 सेकंड की डिस्टेंस वी डी है, तो 1 सेकंड का वॉल्यूम आपका ए वी डी आ जाएगा। अब अगर इस वॉल्यूम को हम ए वी डी कह रहे हैं कि ये वॉल्यूम ए वी डी है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और अगर इलेक्ट्रॉन्स का पता चल गया तो फिर चार्ज का पता चल जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ए वी डी वॉल्यूम है और यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स हैं n, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हुए आपके ए वी डी इंटू एन, यानी कि एन ए वी डी। ये इलेक्ट्रॉन्स इस वाले वॉल्यूम के अंदर है सारे। इनका चार्ज कितना है, चार्ज पर सेकेंड, 1 सेकेंड का चार्ज कितना है। तो देखो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एन ए वी डी, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है चार्ज पर सेकेंड। और बच्चों चार्ज पर सेकेंड को ही हम करंट कहते हैं, तो इसलिए जो करंट बनेगी इस कंडक्टर में I इज इक्वल टू वो बनेगी एन ए वी डी इंटू ई। इट इज़ द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसमें बच्चों आप देख रहे हैं कि ये n और e तो कांस्टेंट है, तो कभी कभी इस फॉर्मूले को हम ऐसा भी लिख देते हैं एन ई और इंटू ए डॉट वी डी। कभी कभी हम इसको ऐसा भी लिख देते हैं आवश्यकता के अनुसार। बच्चों नेक्स्ट आर्टिकल है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी कंडक्टर के अंदर डिफाइन करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं करंट डेंसिटी का। करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I अपॉन A। अब देखो आप इससे बड़ा सिंपल डेफिनेशन बना सकते हैं। करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी हमेशा कंडक्टर के अंदर किसी पॉइंट पर होती है, तो द करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर इज डिफाइंड एज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर पर यूनिट एरिया। और इसकी यूनिट अगर आपको बनानी है बच्चों तो इसकी यूनिट होती है, I की यूनिट बनेगी एम्पियर और A की यूनिट बनेगी मीटर स्क्वायर। तो इसलिए इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब ये जो I है बच्चों आपने देखा है ना, थोड़ा सा आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। J इज इक्वल टू I की वैल्यू आप लिख सकते हैं एन ए वी डी इंटू ई और डिवाइडेड बाई ए, आप ये भी लिख सकते हैं। तो इसमें A से A कैंसिल, तो J का जो फॉर्मूला होता है वो एन ई वी डी होता है। और इसमें बच्चों आपका एन ई कॉन्स्टेंट है, इट मीन्स J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डी। जितना ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उतना ही ज़्यादा करंट डेंसिटी होगी। नेक्स्ट आर्टिकल है स्टूडेंट्स ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ है आपका इफ़ द फिजिकल कंडीशंस डज नॉट चेंज। ओम्स लॉ में सबसे पहले आपको यही सीखना है कि फिजिकल कंडीशंस अगर चेंज नहीं होती है तो ओम्स लॉ लगता है। अब वो फिजिकल कंडीशंस कौन कौन सी है, अब जैसे फिजिकल कंडीशंस में एक आ जाती है आपकी लेंथ, एक आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाता है, और इसका टेम्परेचर आ जाता है ETC। अगर ये सब फैक्टर चेंज नहीं हो रहे हैं तो ओम्स लॉ लगता है, अदरवाइज ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। तो इफ़ द फिजिकल कंडीशंस डज नॉट चेंज मीन्स उसकी लेंथ, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, डेंसिटी ये सब कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। ये ओम्स लॉ होता है। अब मुझे यहाँ एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो यहाँ एक कांस्टेंट लेते हैं RI। वहाँ पर बच्चों ये जो R कांस्टेंट लिया है, इस R कांस्टेंट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द
कंडक्टर, ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है। अब ये रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल हम कहते हैं कि जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाता है V/I। और अगर इसका फॉर्मूला V/I आप बना रहे हैं तो फिर इससे यूनिट इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। V की यूनिट होती है बच्चों वोल्ट और I की यूनिट होती है बच्चों एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर को हम ओम कहते हैं, इसको हम ओम कहते हैं। ओम का सिंबल ये वाला होता है, इसको हम कैपिटल ओमेगा लिखते हैं, मतलब ओम का सिंबल है ओमेगा कैपिटल वाला और इसके यूनिट को हम ओम। ओम से हमारा मतलब है कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो जाती है तो फिर उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा बच्चों कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस का कारण क्या है। बच्चों जब भी किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होती है तो उसका कारण होता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो ये मैकेनिज्म मैं आपको समझा चुका हूँ कि बहुत सारे कोलिजन वो आपस में करते हैं। वो कोलिजन इन इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को अपोज करता है, तो वही अपोज कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है। तो इसका मतलब कंडक्टर के रेजिस्टेंस का कारण है कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स with each other and with the ions of the conductor। एक लाइन में हम अगर इसका कारण बताना चाहें तो वो आपका सिंपल, जितने ज़्यादा कोलिजन होंगे उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, और जितने कम कोलिजन होंगे उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। अब बच्चों बात करते हैं इसके सिंबल की। तो इसका सिंबल क्या होता है रेजिस्टेंस का? रेजिस्टेंस का सिंबल बहुत ज़्यादा आपने यूज़ कर रखा है, आप उसको एक बार देख लीजिए। इट इज़ द सिंबल ऑफ द रेजिस्टेंस। और इसमें मान लीजिए बच्चों इसमें करंट आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ये R है, ये करंट की डायरेक्शन है। इसके एंड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इस एंड के और इस एंड के बीच का, उसको V कहते हैं। और अगर वेरिएबल रजिस्टर है तो फिर आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है, एरो का साइन आप लगा दीजिए। इट इज़ द वेरिएबल रजिस्टर। ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस है और ये बच्चों वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस है और ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इसके बाद बच्चों रेजिस्टिविटी की बात करते हैं, एक नया फैक्टर आपका। पहले मैं चलो थोड़ा ग्राफ वगैरह आपको एक बार समझा देता हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना रहे। VI ग्राफ, VI ग्राफ देखो बच्चों, एज यू नो दैट, एज वी नो दैट, जैसा कि अभी हमने पता लगाया है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि V इज़ इक्वल टू RI। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होता है ये एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो अगर हम एक एक्सिस पर V ले लेते हैं और दूसरे एक्सिस पर बच्चों हम I ले लेते हैं, तो जो ग्राफ होता है वो ओरिजिन से जाने वाली स्ट्रेट लाइन होती है, और इस ग्राफ का जो स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी ग्राफ का स्लोप हमें रेजिस्टेंस बताता है। तो अगर आपको ग्राफ की हेल्प से रेजिस्टेंस निकालना है तो आप उसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे, और स्लोप कैलकुलेट करने का तरीका है आप A और B यहाँ पर कोई 2 पॉइंट ले लो, और 2 पॉइंट लेकर के बच्चों यहाँ से एक पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो और यहाँ से एक पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो। तो यहाँ जो ये एंगल होता है, दिस एंगल इज कॉल्ड स्लोप। तो ये आपका अगर ये C है तो स्लोप इज इक्वल टू BC अपॉन AC। BC अपॉन AC इज द स्लोप। तो बच्चों ग्राफ की हेल्प से भी हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, और जैसा आपने यहाँ पढ़ा है कि रेजिस्टेंस का कारण होता है कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों रेजिस्टिविटी। स्टूडेंट्स ये जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का, ये 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एक लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर और एक एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन
ऑफ द कंडक्टर पर। देखिए अगर हम लेंथ बढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे कंडक्टर की लेंथ इतनी है, हम इसको बढ़ा करके इतनी कर देते हैं, तो यहाँ जो आपकी लेंथ है कंडक्टर की, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स को केवल यहाँ से यहाँ तक आना है, केवल ए बी डिस्टेंस कवर करनी है। लेकिन अगर आप लेंथ बढ़ा देते हैं तो अब उसी फ्री इलेक्ट्रॉन को सेम स्पीड से डी से सी तक की डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन को कवर करनी पड़ेगी उतने ही ज़्यादा कोलिजन इलेक्ट्रॉन्स के होंगे। और मैंने आपको बताया कि जितने ज़्यादा कोलिजन होते हैं रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो ऑब्वियसली लेंथ बढ़ाने से कोलिजन बढ़ जाते हैं, दैट्स वाई द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज्ड। ये हमारा पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर बच्चों, अगर हम किसी भी कंडक्टर को इस शेप का ले लेते हैं और कॉपर का कंडक्टर आप इसे मान लेते हैं, तो अब इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया मिलेगा जो आप इसमें देख रहे हैं। लेकिन अगर इतनी ही लेंथ का आपने ऐसा कंडक्टर कोई ले लिया और ये भी ऑब्वियसली कॉपर का ही है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इतने ही ऊपर वाले कंडक्टर में है, इतने ही नीचे वाले कंडक्टर में है। तो अब पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से भी अगर देखें तो अब ये वाला एरिया इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए मिलेगा। तो अब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा इजीली फ्लो हो सकते हैं इन कंपैरिजन ऑफ दिस। तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया के बढ़ाने से रेजिस्टेंस घट जाता है। तो इट मीन्स रेजिस्टेंस की डिपेंडिटी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ है वो इनवर्स वाली है। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। और इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू ए कांस्टेंट रो और इनटू L/A। अब आपने ये जो कांस्टेंट लिया है रो, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का और रेजिस्टिविटी होती है कंडक्टर जिस मटेरियल से बना हुआ है उसकी। तो बच्चों रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है यहाँ से वो लिखा जा सकता है R, A और L को उधर ले जाओ इंटू A/L, और इसके बेस पर आप रेजिस्टिविटी की यूनिट बना सकते हो। तो यूनिट बनेगी, R की यूनिट होती है ओम, और A की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और L की यूनिट होती है मीटर, और मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये इसकी यूनिट आपकी बनेगी ओम इंटू मीटर, और सिंबॉलिक फॉर्म में आप इसको ओम मीटर के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है बच्चों कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, reciprocal of resistance is called conductance. Reciprocal of resistance is called conductance, और कंडक्टेंस को हम कहते हैं कि कैपिटल G इज इक्वल टू 1/R, और इसी के आधार पर आप इसकी यूनिट बना सकते हैं। यूनिट ऑफ द कंडक्टेंस इज 1/R, मतलब 1/OHM। और बच्चों इसको हम इसका रिवर्स MHO भी कह देते हैं, और इसको हम ओम इन्वर्स तो लिख ही सकते हैं भाई। आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो ओम इन्वर्स बन जाएगा, और इसको हम साइमन कहते हैं। तो ओम इन्वर्स इज इक्वल टू साइमन, एंड साइमन इज डिनोटेड बाई SN। स्टूडेंट्स ये है कंडक्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। जिस तरीके से रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को कंडक्टेंस कहते हैं, इसी तरीके से रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को कंडक्टिविटी कहते हैं। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/, रेजिस्टिविटी, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/ρ। तो इसकी यूनिट आप बना सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं। इसकी यूनिट होगी इसकी 1/, द यूनिट ऑफ रो, एंड द यूनिट ऑफ रो इज़ ओम इंटू मीटर। आप स्टूडेंट्स ओम को अगर ऊपर ले जाएं तो इसको लिख सकते हैं ओम इनवर्स
divided by meter, and ohm inverse is equal to Simon per meter is the unit of conductivity. जिस तरीके से रेजिस्टिविटी मटेरियल की होती है उसी प्रकार से कंडक्टिविटी भी मटेरियल की होती है। जैसे रेजिस्टेंस कंडक्टर का होता है इसी प्रकार से कंडक्टेंस भी कंडक्टर का होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है बच्चों डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। अभी जो हमने ओम्स लॉ पीछे पढ़ा है उसमें बिल्कुल सिंपल सा एक डेरिवेशन हमने दिया है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। लेकिन अब हम ओम्स लॉ को डिडक्ट करके दिखाएंगे, और डिडक्ट करके दिखाने के लिए देखिए बहुत सिंपल तरीका है। वी नो दैट I इज़ इक्वल टू NA/VD स्मॉल e, और साथ साथ आप इसको लिख सकते हैं VD इज़ इक्वल टू EV टॉ अपॉन ml। अब बच्चों ये जो वैल्यू है आपकी VD की इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दो, तो I इज़ इक्वल टू NA इंटू VD की वैल्यू आपने लिखी EV टॉ अपॉन ml इंटू स्मॉल e, और यहाँ देखिए आपको क्या मिला, यहाँ V आया हुआ है, यहाँ पर I आया हुआ है। आप इसे V अपॉन I कैलकुलेट कर लो, तो V अपॉन I इज़ इक्वल टू ml अपॉन NE² A टो। और बच्चों यहाँ एक लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है जिसमें जिनको हम ओम्स लॉ की फिजिकल कंडीशंस कहते हैं। अब हम ये कहते हैं कि फॉर गिवन कंडक्टर and at constant temperature, देखिए अगर कंडक्टर गिवन है तो इसका मतलब उसकी लेंथ गिवन है, उसका एरिया गिवन है, और उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भी गिवन है, यानी ये सब चीज़ कांस्टेंट है। और अगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टेम्परेचर होने का मतलब उसका रिलैक्सेशन टाइम टॉ भी कांस्टेंट है, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो इट मीन्स ये सारा का सारा जो मैटर है ये आपका यहाँ लिखा हुआ है ml अपॉन NE² A टॉ, ये कांस्टेंट होगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि अगर फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट नहीं होती है, मींस लेंथ कांस्टेंट नहीं होती है, एरिया कांस्टेंट नहीं होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है, तो ये वाला जो फैक्टर है ये कांस्टेंट नहीं होगा। और अगर ये फैक्टर कांस्टेंट नहीं होगा तो V अपॉन I इज़ इक्वल टू कांस्टेंट नहीं होगा। तो अब हम ये लिख सकते हैं कि V अपॉन I इज़ इक्वल टू, ये सब कांस्टेंट है, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड R। सो वी कैन से दैट के वेयर R इज इक्वल टू ml अपॉन NE² A टॉ, इट इज़ द ओम्स लॉ। इसी को हम ओम्स लॉ कहते हैं। तो यही तो है V अपॉन I इज इक्वल टू R ही ओम्स लॉ है। बस इसमें R का जो फॉर्मूला मिला है हमें एक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बेहतरीन फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लेना। नेक्स्ट आर्टिकल है बच्चों वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, और ये भी बहुत सिंपल है। देखिए वी नो दैट V इज़ इक्वल टू IR, और इसमें हम V की जो वैल्यू है V इज़ इक्वल टू EL लिख सकते हैं। V इज़ इक्वल टू ED होता है, एंड जो R है वो आपने अभी पढ़ा लास्ट आर्टिकल में, ये रो इंटू L अपॉन A लिख सकते हैं। तो ये दोनों वैल्यू V और R की आप इसमें रिप्लेस कर दीजिए, तो देखो क्या मिला। V की जगह आपने इन प्लेस ऑफ V पुट EL इज इक्वल टू I, एंड इन प्लेस ऑफ R वी कैन पुट रो इंटू L अपॉन A। हियर L इज कैंसिल, और वी कैन राइट एज E इज इक्वल टू I अपॉन A इंटू रो। और स्टूडेंट्स यू नो दैट I अपॉन A इज J, सो E इज इक्वल टू J रो, जहाँ पर हम ये यूज़ कर रहे हैं कि J इज इक्वल टू I अपॉन A होता है। और यहाँ अगर J की वैल्यू आपको निकालनी है तो J इज इक्वल टू 1 अपॉन रो इंटू E, एंड 1 अपॉन रो इज इक्वल टू सिग्मा। तो वी कैन राइट है J इज इक्वल टू सिग्मा E, और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करें तो J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा स्केलर है इंटू E वेक्टर।
इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो जे होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा ई वाली डायरेक्शन होती है। इट इज़ द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स। नाउ स्टूडेंट्स, ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। देखिए, ओमिक कंडक्टर में आपको 3 बात याद रखनी है। फॉलोज, ये फॉलो करते हैं या ओबे करते हैं, फॉलोज ओम्स लॉ। एक बात तो ये हुई, ये ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। दूसरी बात यह है कि इनका जो वी आई ग्राफ होता है, वी आई ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, यानी वी आई ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है ओमिक कंडक्टर का। तीसरा, इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। मीन्स इसका रेजिस्टेंस वेरी नहीं करता है, चेंज नहीं होता है। तो इसको ग्राफिकली आप ऐसा कह सकते हो कि आपने एक एक्सिस पर यहाँ वी ले लिया है, एक एक्सिस पर आई ले लिया ओरिजिन। तो ये ग्राफ होता है ओमिक कंडक्टर का। और ओमिक कंडक्टर के ग्राफ का जो स्लोप होता है, जैसा मैंने आपको इससे प्रीवियस आर्टिकल में समझाया, तो इसका स्लोप बच्चों रेजिस्टेंस को डिनोट करता है। तो आप स्लोप निकाल देंगे तो वो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसके बाद बच्चों नॉन ओमिक कंडक्टर्स, नॉन ओमिक कंडक्टर्स, ये बिल्कुल जस्ट इनके अपोजिट होते हैं। जस्ट अपोजिट मतलब इसमें पहली बात होती है डज नॉट फॉलो, डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। दूसरी बात इसकी ये होती है कि जो वी आई ग्राफ है, वी आई ग्राफ इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। और इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं होता है, वो डायनामिक रेजिस्टेंस होता है। तो डायनामिक रेजिस्टेंस कैसा होता है? डायनामिक रेजिस्टेंस चेंज होता रहता है, इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। अब नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए बच्चों, अगर आप एक एक्सिस पर V और एक एक्सिस पर I लेते हैं तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होना है, कैसा भी हो सकता है। और इसका जो स्लोप होता है ग्राफ का, वो बच्चों डायनामिक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, डायनामिक रेजिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको एक बार अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए। और इससे नेक्स्ट जो आर्टिकल्स हैं वो मैं अब अगली वीडियो में आपके पास भेजूँगा।